बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 2 जून है, जुमेरात का दिन, साल 2022। न्यू मॉर्निंग, इट्स ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हम पहुंचे हुए हैं तारीख़ हिंदुस्तान की उस इरा में, उस दौर में जब ज़हीरुद्दीन बाबर अपनी ज़िंदगी का, अमली ज़िंदगी का उरूज पर था। ये तो हमें तय कर लिया हमने, ये हमें ज़ाहिर हुआ किताबें पढ़कर, लोगों से सुनकर, असातिज़ा से जानकर, आलिमों से पढ़कर सुनकर कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की पूरी ज़िंदगी तगो दो मुसलसल जद्दोजहद का नाम रही है। किसी न किसी साइड पे ये बिजी रहा, किसी न किसी साइड पे ये लड़ाई में रहा, किसी न किसी साइड से ये मुखालफत में रहा, या इसकी मुखालफत होती रही। पिछली किस्त में मैंने आपको ये मुगल दौर, मुगल ख़ानदान के इस पहले बादशाह की थोड़ी सी बात सुनाई थी। इसका अरसा हिंदुस्तान में, जब इसने हुकूमत की है, तख्ते दिल्ली पर बैठा है, इसका अरसा बहुत कम है, लेकिन उससे पहले की ज़िंदगी बहुत बुरी तरह से जद्दोजहद में गुजरी है इसकी। और हम पहुंचे हुए हैं 1507 ईस्वी में। ये 1507 ईस्वी का वो इसलिए अहम है ये साल कि इस साल ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने कंधार पर हमला किया। और कंधार को, ये आप बराए मेहरबानी नक्शा देख लें, ये अफ़गानिस्तान के शहर हैं। काबुल हुआ, कंधार हुआ, और जो शहर आपके, जिन शहरों के, जिन इलाकों के मैं नाम बता रहा हूँ आपके लिए, अगर नए हैं, अव्वल तो होना नहीं चाहिए, अगर आपके लिए नए हैं तो ये जान लें कि ये रूस में शामिल, अफ़गानिस्तान की सरहद के साथ, ये समरकंद वगैरह का इलाका जो हैं, ये रूस की सरहद के साथ, अफ़गानिस्तान और रूस की सरहद पे अब वो इस्लामी रियासतें, मुमलिकतें, आज़ाद मुल्क बन चुके हैं। मगर उस वक्त अभी मुठभेड़ थी, अभी खिचड़ी पकी हुई थी। बाद में ये रूस के कब्ज़े में आ गई सारी रियासतें, और अब फिर से एक दफ़ा रूस की अफ़गानिस्तान में शिकस्त के बाद फिर से ये रियासतें आज़ाद हो चुकी। उनमें किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, बहुत सारी रियासतें हैं इस तरह की। उज़्बेक रियासत का आज हम जिक्र करेंगे, हमारी बातों में आएगा। जी, हुआ ये कि 1507 ईस्वी में, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने खैर से कंधार को अच्छा, कंधार काबुल के बाद दूसरा बड़ा शहर था अफ़गानिस्तान का। कंधार को फतह कर लिया बाबर ने, और इसके पास कोई ख़ास ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं थी। उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब इसने कंधार को फतह किया। ये कब की बात है? 1507 ईस्वी की। 1507 ईस्वी में कंधार फतह किया। ये नोट फरमाए, इसने ये लिया था, फतह किया था, छीना था अरगूनों से। अरगून एक कौम थी बड़ी लड़ाका, अरगून, ये उसका मैं नाम लिख देता हूं, अरगून ये कौम थी जिससे इसने कंधार छीन लिया था। मगर हुआ क्या कि इसका एक पुराना दुश्मन और मुखालिफ था, शिबानी खान। इसका जिक्र पिछली किस्त में भी आया है। इसका मुखालिफ था, अजली मुखालिफ था, शिबानी खान। बड़ा जंगजू और लड़ाका आदमी हिस्ट्री में गुजरा है शिबानी खान। अब इसकी बात, कंधार छीनने के बाद, कंधार फतह करने के बाद, ये एक दफा फिर से इसके आड़े आ गया। और हुआ क्या कि इसने, शिबानी खान ने, ये कंधार को फतह करने के बाद बाबर वहाँ बैठा नहीं है, ये काबुल में आ गया। लेकिन अगले ही कुछ दिनों में कंधार का मुहासरा कर लिया अपनी फौज के साथ, उसे घेरे में ले लिया। किसने?
इस बंदे ने, शिबानी खान ने। अब हुआ क्या कि बाबर ने देखा ये कि मैं इसके साथ टकरा कर अपनी ताकत, अपनी जान ज़ाया न करूं, ये उसने मेरे ख्याल से बेहतर फैसला किया और उसने एक नए किरदार को, एक नए जंगजू को, एक नए कमांडर को इसके सामने ला खड़ा किया और उसे ये कहा कि अगर तुम शिबानी खान को यहाँ से दौड़ाने में कामयाब हो गए तो मैं कंधार का कब्जा तुम्हें दे दूंगा। ये शख्सियत कौन थी मैं अभी आपको बताता हूं। शाह इस्माइल सफवी, इसका नाम था शाह इस्माइल सफवी। ये कमांडर था जी जिसको इसने इसके सामने कर, ये ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने ये शिबानी खान के मद्दे मुकाबल ला खड़ा किया। और हुआ क्या कि सफवी ने 1510 को मरू के मकाम पर, 1510 में ये शिबानी खान को बुरी तरह से न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि इसका मर्डर कर, इसको कत्ल कर दिया। किसने? शाह इस्माइल सफवी ने, ज़हीरुद्दीन के भेजे हुए कमांडर ने, ज़हीरुद्दीन के साथी ने, बाबर के साथी ने 1510 में इसका कला कमा कर दिया। और यूं जो सबसे बड़ा मुखालिफ था इलाके में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का, वो था शिबानी खान। उसके कत्ल के बाद बड़े अरसे तक, बड़ी हद तक बाबर का रास्ता साफ हो गया। उसके लिए एक दर्दे सर था जो ख़त्म हो गया। उसकी बहुत सी मुसीबतें टल गईं शिबानी खान के कत्ल की खबर सुनकर। है ना अजीब बात। सो शिबानी खान इस्माइल शाह सफवी के हाथों 1510 में कत्ल कर दिया गया। अब हुआ क्या कि 1511 में, यानी अगले ही साल, उज़्बेक लोगों ने, उज़्बेकिस्तान, वही रियासत आजकल जो मुसलमान है, रियासत आज़ाद है, उस वक्त भी आज़ाद थी रूस का हिस्सा बनने से पहले। उज़्बेक लोगों ने कंधार पर फिर से कब्जा कर लिया। उज़्बेक लोगों कंधार पर फिर से कब्जा कर लिया 1511 में। मगर 1512 में क्या होता है? अगले साल ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसी सफवी के साथ मिलकर ये कंधार वापस लेता है, बल्कि समरकंद पर भी कब्जा, दो बड़े शहरों पे कब्जा हो गया। कब? 1512 में। समरकंद और कंधार ये दो शहर थे बहुत बड़े, दोनों पर कब्जा कर लिया 1512 ईस्वी में। जी ये नोट फरमाएं। अब हुआ क्या कि इसके 2 साल बाद इससे समरकंद फिर छिन गया, इनके कब्जे से निकल गया और इसको खाली हाथ लौटना पड़ा। यहां तक कि कंधार भी जाता रहा। एक दफा फिर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बेचारा पैदल और अकेला हो गया। है ना अजीब बात। ये आप मानेंगे कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की सारी जिंदगी गुजरी है तगोदाओ में, जद्दोजहद में, मुसलसल जद्दोजहद में, भाग दौड़ में। अब एक दफा फिर से ये बेयारो मददगार हुआ 1512 में। 1512 में अब देखते जाएं कि अगले कुछ ही सालों में ये हिंदुस्तान का बादशाह बनने वाला है, यही ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर।
कैसे, कब, कहाँ, ये अभी वेट करें, आपको बताता चलूँगा साथ साथ। 1512 में एक दफ़ा फिर से ईस्वी में ये बेयारो मददगार हुआ, और 1522 तक ये बेचारा दाएं बाएं सर छुपाता फिर रहा था, रिश्तेदारों के यहाँ, यारों दोस्तों के यहाँ, और या फिर वाकिफकारों के यहाँ सर छुपाने के लिए जगह ढूंढता रहा। और ये अरसा इसकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन अरसा गिना जाता है, कहा जाता है। अब ये 10 साल का बहुत लंबा अरसा था, 1522 तक। ये नोट फरमा लें, 10 साल का अरसा ये बेचारा बेयारो मददगार फिरता रहा। और फिर इसके बाद 1522 में इसने अरगुनों से कंधार वापस ले लिया। कंधार वापस लेने में कामयाब हो गया। किन से? अरगुनों से। कंधार इसने वापस ले लिया। अब बाबर को जी ठिकाना मिल चुका था, और पूरी तवज्जो इसने फिर हिंदुस्तान की तरफ मरकूज कर दी। 1522 में इसको बैठने के लिए, हुकूमत करने के लिए एक महफूज ठिकाने का यानी कंधार मिल चुका था। फिर इसने वहां बैठकर प्लानिंग की, मंसूबाबंदी की कि अब मैंने हिंदुस्तान पर हमला करना है, और इसने अपनी ताकत और फौज बनानी शुरू कर दी। और हिंदुस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए कहा जाता है कि कई दफ़ा ये हिंदुस्तान के दौरे पर गया शिकार के बहाने। शिकार के बहाने ये इसने कई दौरे किए हिंदुस्तान के। सिर्फ वहाँ का एक तो जियोग्राफिया देखना, दूसरा सियासी हालात का जायज़ा लेना, तीसरा माशी हालात का जायज़ा लेना, और चौथा माशरती लिहाज का कि लोग वहाँ कहाँ कहाँ पे और किस हाल में, और वो कहाँ तक, किस हद तक हुकूमत के हक में है। और वो उस वक्त हुकूमत किसकी थी हिंदुस्तान पे, ये मैं आप पे डिस्क्लोज करता हूँ, लोधी ख़ानदान। जी, ये वही लोधी ख़ानदान है। अगर किसी को नहीं पता तो पिछली किस्तें मुलाहिजा फरमाएं, आपको पता चल जाएगा कि लोधी ख़ानदान कौन था, और वो कैसे और कब से कब तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करता रहा। लेकिन हम क्योंकि 1522 की बात कर रहे हैं, 1522 में वहां पे जो हुक्मरान था तख्ते दिल्ली पर, उसका नाम था इब्राहिम लोदी। ये साहब दिल्ली पर विराजमान थे, तख्ते दिल्ली पर। जी, ये नोट फरमाएं। और इसका एक करीबी साथी था इब्राहिम लोदी का, जिसका नाम था दौलत खान। दौलत खान, दौलत खान इसका करीबी साथी था, दौलत खान लोदी। इसको इसने लाहौर का हाकम मुकर्रर किया हुआ था। किसने? इब्राहिम लोदी ने अपने करीबी साथी को लाहौर का हुक्मरान मुकर्रर किया हुआ था, जिसका नाम था दौलत खान लोदी। अब हुआ क्या कि इब्राहिम लोदी का सक्का चचा था आलम खान लोदी, उसने बगावत कर दी। आलम खान लोदी ये साहब थे सगे चचा इब्राहिम लोदी के, बादशाह हिंदुस्तान के सगे चचा थे। इन्होंने बगावत कर दी बादशाह सलामत के खिलाफ, मगर बादशाह सलामत को बर वक्त खबर हो गई, इब्राहिम लोदी को पता चल गया, और इसने इसे पकड़कर फेंटी लगवाई। इसको कत्ल करने ही वाला था अपने चचा को, कि ये वहां से भागने में कामयाब हो गया दिल्ली से, और दिल्ली से भागकर ये लाहौर में आ गया दौलत खान के पास, लोदी के पास। यहां पर दोनों मिलकर
शायद इसमें भी कोई कुमक होगी, इसमें भी कोई चमक होगी, दौलत खां में भी। ये जो लाहौर का गवर्नर था, ये भी हो सकता है इब्राहिम लोदी के मुखालिफ हो। अब ये दोनों यहाँ पे बैठकर प्लानिंग कर रहे थे, मुख्तलिफ मनसूबा बंदियाँ कर रहे थे कि इब्राहिम लोदी की टांगें कैसे खींची जाएं, कैसे इसे तख्ते दिल्ली से उतारा जाए। तो इनको एक स्कीम सूझी और इन्होंने बुलावा भेजा, इनविटेशन भेजी, पैगाम भेजा। किसको? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को, अफगानिस्तान में बैठे हुए, कि आओ आकर दिल्ली पे हमला करो और हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे साथ मिलकर चढ़ाई करेंगे दिल्ली पर। अभी बाबर की इतनी कुव्वत और इतनी कुमक नहीं थी उसके पास, वो फौजी ताकत नहीं थी उसके पास। बहरहाल उसने हिम्मत और कोशिश की, वो चला वहां से, अपनी जो अवेलेबल जो दस्तयाब फोर्स थी उसके पास, उसको साथ लेकर ये लाहौर तक आया। लाहौर में आकर दौलत खान लोदी से मिला, जो गवर्नर था लाहौर का, लेकिन उसने खुलकर साथ देने से इनकार कर दिया कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी ना बस खुफिया इमदाद करूंगा, तुम अकेले ही जाके तख्ते हिंदुस्तान पर हमला करो। पहले कुछ और कहा था जब उसे मैसेज भेजा, पैगाम भेजा, और अब जब वो लाहौर आया तो उसको चिट्टा जवाब दे दिया, खरा जवाब। और फिर क्या हुआ? बाबर ने बजाय हमला करने के, वो इस पोजीशन में नहीं था कि अकेला दिल्ली पर हमला कर देता, वो वापस अपने मुल्क अफगानिस्तान यानी कंधार चला गया। और जाकर वो वेला नहीं बैठा, फारिग नहीं बैठा। कहा जाता है कि वहाँ जाके उसने फिर से प्लानिंग करना शुरू कर दी कि मैंने कब, कहाँ और कैसे दिल्ली पर हमला करना है, किधर से करना है, कितने लोगों के साथ करना है। उसने खूब इंतज़ाम करना शुरू कर दिया। बाज नहीं आया वो, उसने पक्का इरादा किया हुआ था कि मैंने तख्ते दिल्ली को फतह करना ही करना है, हर हाल में, हर सूरत में। बैठा रहा, प्लानिंग करता रहा। अब क्या हुआ? एक नया किरदार सामने आता है। हिंदुस्तान की तारीख में एक नया किरदार सामने आता है और उसका नाम है सांगा राणा। सांगा राणा या राणा सांगा उसका नाम था। ये बहुत बड़ा बाअसर आदमी था। ये किरदार नया सामने आया। अब राणा सांगा साहब जो थे, इन्होंने भी बाबर को अपनी हमायत का यकीन दिलाया कि अगर आप हिंदुस्तान पर, तख्ते दिल्ली पर हमला करो तो मैं अपना असर व रसूख, अपना फौज, अपनी ताकत, अपनी तवानाइयाँ, अपना साथ आपके पलड़े में डालूंगा। अब पहले तो दो आदमी थे इनके पास, दौलत खान और आलम खान लोदी, लाहौर में बैठे हुए। अब ये तीसरा बंदा भी मिल गया, राणा सांगा। और यूं बाबर की कुछ हिम्मत बंधी, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की कुछ अकल में, कुछ फहम में बात आई कि अब वो मौका है, अब हालात और वाक़यात ऐसे बन सकते हैं कि अगर ये लोग अमली तौर पर ना सही, सियासी तौर पर ही सही मेरा साथ दें, तो मैं तख्ते दिल्ली पर हमला करके उसे फतह कर सकता हूँ और लोदी ख़ानदान का वहाँ से सफाया कर सकता हूँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद थोड़ा एक कदम आगे चलते हैं। अब वक्त आ गया है 1525 का। 1525 ईस्वी, ये नोट फरमाएं। हुआ क्या कि 1525 को बाबर ने, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी पूरी फौज, अपनी ताकत, अपना तवानाइयाँ जमा करके इसने हिंदुस्तान की तरफ चढ़ाई का इरादा किया। इसने सफ़र शुरू कर दिया हिंदुस्तान की तरफ।
और अगले ही साल 1526 में अगली किस्त में तफसील बताऊंगा कि पानीपत की पहली लड़ाई हुई, पहली जंग हुई, और इसके दो फरीक थे। एक साइड पे ये हमलावर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दूसरी साइड पे दिल्ली का हुक्मरान बादशाह, वो था इब्राहिम लोधी, जिसे कहते हैं पानीपत की पहली जंग। ये जंग 1526 में अप्रैल में पानीपत के मुकाम पर लड़ी गई। इसकी तफसील और अहवाल, इसकी वजूहात और नताइज इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको अगली और कल वाली किस्त में बताऊंगा। फिलहाल टाइम काफ़ी हो चुका है। आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट को यहीं पे क्लोज करते हैं। आज के प्रोग्राम का दूसरा और मज़ेदार आपका पसंदीदा सेगमेंट जी, आज का लफ्ज़। जी आज का लफ्ज़ आपको बहुत अजीब बताने जा रहा हूँ। ये मैं लिख दिया है जी लफ्ज़, ये देखें कि क्या लिखा हुआ है। LOVE, लव, अंग्रेजी का एक लफ्ज है लव। कौन नहीं जानता जी, बच्चा बच्चा वाकिफ है इस लफ्ज से। इसका मतलब है मोहब्बत। अब लव अंग्रेजी में कहां से आया ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप देखकर हैरान भी होंगे और आपको खुशी भी होगी कि इसकी जड़ें, इस लफ्ज का मंबा, इसका जरिया हमारी अपनी उर्दू कह लें या संस्कृत कह लें, हमारी अपनी ज़बान बनी। कैसे? संस्कृत में एक लफ्ज था और है भी, इस वक्त भी है, वो है ये लुब। लुब लुब था जी लफ्ज, जिसका मतलब होता है चाहना, प्यार करना, मोहब्बत करना, लुभाना। लुभाना तो आप ये लफ्ज तो जानते होंगे ना। लुब है इसका मंबा, शुरुआत। और बहुत कई सालों तक ये अंग्रेजी में वी की जगह बी लिखा जाता रहा, लुब ही लिखा जाता रहा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ, दिन महीने साल बल्कि सदियां गुजरने के साथ, ये बी की जगह पे वी आ गया और यूं ये लुब से लव बन गया लफ्ज। कैसे है जी? कुछ समझ आई कि नहीं आई? अच्छा लगा ना कि अंग्रेजी ने भी बहुत सारे अल्फाज हमसे सीखे हुए हैं, हमसे लिए हुए हैं। वो भी चूं चूं का मरब्बा है, खिचड़ी है हमारी उर्दू की तरह। जी आज के प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी सेगमेंट जल्दी से आपकी नज़र करता हूँ, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, और वो होता है आज की बात। आज की बात ये है कि कई किताबों में मैंने देखा है, पढ़ा है, और कई असातिज़ा से भी सुना है कि बंदे के किसी अमल के लिए, कोई बात करने के लिए 4 चीजें बैक वक्त काम कर रही होती हैं। 4 सेंसेस, 4 अवामल जिन पर अमल हो रहा होता है, 4 चीजें हरकत में होती हैं। कौन कौन सी और कितनी और उनका काम क्या होता है, नोट फरमाएं। सबसे पहले ये कि इल्म जो है, इल्म ये तय करता है, ये फैसला करता है कि मैंने बात क्या करनी है। ये इल्म फैसला करता है। नंबर 2, महारत ये फैसला करती है कि मैंने ये बात कैसे करनी है। नंबर 3, तर्ज़े अमल तीसरा फैक्टर है जो ये तय करता है कि मैंने ये बात किस कदर करनी है, कितनी को करनी है। और चौथा और आखिरी फैक्टर दानिशमंदी, ये फैसला करती है कि ये बात मैंने करनी भी है कि नहीं करनी।
अब इस सारे अमल का नतीजा आप खुद ही निकालिएगा, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मज़ीद आगे नहीं चल सकते। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखा करें। खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटें। हम सब का अल्लाह राखा और पाकिस्तान जिंदा।